आज यहाँ पे हम लोग मानव आनुवंशिकी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके सर। मानव आनुवंशिकी क्या होती है? अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम इसको एज एक मानव शास्त्री की दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि मानव और मानव में विभेद क्या होते हैं। जैसे विभेदों से मेरा मतलब है किस तरह के विभेद होते हैं और क्या उनका सोर्स हो सकता है। विभेद जैसे हम दो तरह के लेवल पे बात कर सकते हैं। एक सूक्ष्म विभेद होते हैं और एक स्थूल विभेद होते हैं। सूक्ष्म विभेद क्या होते हैं? सूक्ष्म विभेद वह विभेद होते हैं जैसे जब सेल डिवीजन होता है उसमें जब क्रॉसिंग ओवर स्टेज जब होती है, क्रॉसिंग ओवर के स्टेज में जब गैमीट फॉर्मेशन हो चुका होता है और क्रॉसिंग ओवर स्टेज में जब भी एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम को मिलके नया पेयर बनता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वेरिएशंस ह्यूमंस में मिलते हैं। तो ये जो वेरिएशंस या विभेद होते हैं इन्हीं को हम विभेद का एक एग्जाम्पल मानते हैं। यहाँ पे मानव अनुवंशिकी में दो तरह के विभेद मिल सकते हैं। एक मैक्रो लेवल पे होते हैं और एक माइक्रो लेवल पे विभेद मिलते हैं। मैक्रो लेवल पे क्या होते हैं? मैक्रो लेवल पे वो विभेद होते हैं जो जिनकी वजह माइक्रो लेवल ही होता है लेकिन वो दिखने में काफी बड़े होते हैं। अब जैसे हम बात करें ह्यूमंस में सबसे ज्यादा विभेद जो देखें वो उनके शारीरिक होते हैं, संरचना में देख सकते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों भिन्न है? जैसे वो अपने रूप में भिन्न है, रंग में भिन्न है, शारीरिक मानदंड और भी हो सकते हैं, लंबाई हो सकती है, आंखों का रंग हो सकता है, बाल हो सकते हैं, या जितने भी उनके सोमेटोस्कोपिक फीचर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग वो भिन्न होता है। तो उन्हीं भिन्नताओं को अगर हम एक वृहद रूप में देखते हैं तो ये किसी न किसी जीन के थ्रू होता है। जीन के थ्रू दो तरह से हो सकता है। पहला, एक जीन किसी एक विभेद को जन्म देता है या एक जीन एक से ज्यादा विभेदों को जन्म दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्किन कलर की तो जो हमारे स्किन होती है, स्किन का जो रंग होता है इसके ऊपर एक से ज्यादा जीन प्रभाव छोड़ते हैं जिस वजह से ये एक से ज्यादा जीन्स के प्रभाव से होता है। बाकी इसके अगर हम बात करें जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें हम देखें कि बहुत तरह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र का रिकॉम्बिनेशन जब भी होते हैं उसके पीछे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे प्रकृति जन्य बहुत सारे प्रभाव छोड़ता है जिसमें 50% तक वो रिकॉम्बिनेशंस पे इफेक्ट होता है, जिसमें उत्परिवर्तन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उत्परिवर्तन के वजह से जितने भी तरह के विभेद उत्पन्न होते हैं उनके दीर्घकालिक बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मानव अनुवंशिकी की परिभाषा की तो आज तक बहुत सारे विद्वानों ने इनके ऊपर परिभाषाएं दी हुई हैं जिसमें कर्ट स्टर्न का काफी नाम है जिन्होंने बोला है द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? अनुवंशिकी का जो विज्ञान है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब अनुवंशिक बहुत तरह से देख सकते हैं। अनुवंशिकी पेड़ों में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है और अन्य जीवों में भी पाई जाती है। उसी तरह से डॉब्जांस्की जो बहुत बड़ा एक नाम है उन्होंने बोला है इट्स वर्क इज टू डिस्क्राइब दैट मेथोडोलॉजी which make offspring similar to their parents and within a species it shows similarity as well as dissimilarity। डोब्जेंस्की क्या कहना चाहते हैं? ये अनुवांशिकी जो है ये उन प्रक्रियाओं को
या उन मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है जिसकी वजह से एक ही स्पीशीज में पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग या उनके जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें आपस में क्या विभेद हैं और क्या समानताएं हैं। इसको दर्शाते हुए डॉब्सन्स्की ने ये बहुत अच्छे से मानव अनुवंशिकी की परिभाषा दी है। इसके अलावा हाल्डेन ने कहा है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is concerned with innate differences between similar organism। हाल्डेन के हिसाब से एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके आपस के जो innate differences होते हैं ये विज्ञान उसको ही परिभाषित करता है। वाइटिंग हिल की अगर हम बात करें, वाइटिंग हिल ने कहा है, the genetic studies of phenotypic differences between individuals and attempts to relate them to underlying genic or chromosomal differences। वाइटिंग हिल ने यहाँ पे क्रोमोसोमल डिफरेंसेस के ऊपर बात किया है कि जो विज्ञान इनके ऊपर फोकस करता है और इनकी वजह से जो फिनोटिपिक डिफरेंसेस होते हैं, फिनोटिपिक डिफरेंसेस मतलब होता है दृश्य विभेद, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको फिनोटिपिक कहते हैं। और जो एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के बीच में ये जो दृश्य विभेद होते हैं इन्हीं की वजह जो चाहे वो जीनिक हो या गुणसूत्र के लेवल पे हो, ये वाइटिंग हिल की परिभाषा के द्वारा से आता है। बात करते हैं हम कि क्या निचोड़ आता है इन सब की परिभाषाओं से। तो ह्यूमन जेनेटिक्स जो भी स्टडीज होती हैं ये क्या पढ़ती हैं, ये हेरिडिटरी मतलब अनुवंशिकी के सारे फैक्टर्स पढ़ती हैं, हेरिडिटरी के सारे प्रोसेसेस पढ़ती हैं, कौन कौन सा यूनिट है जो हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है इनके बारे में पढ़ती हैं, इनमें आपस में जेनेटिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं जो इवोल्यूशनरी टर्म्स में जिसकी हम बात करें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनको भी ये फोकस करती हैं। और इसके अलावा फिनोटिपिक डिफरेंसेस जो जीनिक या क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकते हैं। ये मेन जो इसका स्कोप है वो इसी 5 चीजों के आसपास घूमता है। तो क्या हम बात करें कि जेनेटिक्स क्या बस यहीं तक ही है? नहीं। जैसे हम बात करते हैं कहाँ से ये उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो जेनेटिक्स का सबसे पहला प्रयोग जो था जेनेटिक्स शब्द का वो किया था बैटसन ने 1906 में। ये एक ग्रीक शब्द से आया है जो जेन, इसका मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो इनटू समथिंग। मतलब है कि वो इससे निकल के कुछ बड़ा बने या कुछ और जिससे वजह से बड़ा बन सकता है, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स क्या होता है, बात करें जेनेटिक्स की तो बिना मेंडल के नाम लिए हम जेनेटिक्स के शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो अच्छे और विस्तृत प्रयोग हम देखें तो वो शुरुआती मेंडल के ही थ्रू हुए हैं। और इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इस विशेषता मानव अनुवंशिकी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव अनुवंशिकी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ मानव को ही इम्प्लाई करता है, बल्कि मानव अनुवंशिकी के जितने भी प्रिंसिपल्स या कह सकते हैं जितने भी नियम लिए गए हैं ये पेड़ों और साथ ही साथ जानवरों के दोनों के ऊपर किए गए विभिन्न प्रयोगों के ऊपर ये सब स्थापित किए गए हैं। तो कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। क्यों? अगर हम देखें जेनेटिक्स या जेनेटिक्स का हम डेवलपमेंट देखते हैं तो शुरुआती डेवलपमेंट बहुत विद्वानों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके दिया है जिसको हमने एज सच जेनेटिक्स में बोरो कर लिया है, मतलब उन एज सच ले लिया है जो भी उनकी परिभाषा है, जिसकी वजह से ही आज जेनेटिक्स इतना समृद्ध हो सका है। अगर ह्यूमन जेनेटिक्स पे बात करें तो ह्यूमन जेनेटिक्स एक छोटा और अपने आप में एक बहुत वृहद विषय है। क्यों? क्योंकि जब हम मानव की बात करते हैं तो हम उसको एक
दायरे में सीमित कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स इस आज की अवस्था तक आते-आते इसने सिर्फ मानव के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, बल्कि इसने बहुत सारे पेड़ों पे, बहुत सारे जीवों पे, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जानवरों पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनकी वजह से आज आनुवंशिकी इतना समृद्ध हो सका है कि हम उसी उन्हीं प्रयोगों को मानव पे इम्प्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे और एक और बात है कि ये जो विज्ञान है, ये सिर्फ मानव पे ही सीमित नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो कंसर्न ये इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट कि एनवायरनमेंट का कितना इफेक्ट होता है मनुष्य में पाए जाने वाले जीन्स के एक्सप्रेशन पे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है, जो ह्यूमन जेनेटिक्स के एक विषय वस्तु है। क्या होते हैं? With the effects of environment on the action and expression of human genes. दूसरा, genetic aspects of sex and the origin of new hereditary variations. ये द्विलिंगी में अगर हम बात करते हैं तो उनके क्या क्या जेनेटिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको भी पढ़ता है, और साथ साथ उसमें क्या हेरिडिटरी वेरिएशंस हो सकते आ रहे हैं या पाए जा रहे हैं, दोनों को ही ये देखता है, इसका विषय वस्तु में आता है। तो इसको हम एक फंडामेंटल या कोर साइंस जिसे कहते हैं वो भी मानते हैं, और एक अप्लाइड साइंस भी मानते हैं। क्यों फंडामेंटल? इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जितनी भी विषय वस्तु है वो सब कोर साइंस के प्रिंसिपल से चलती है। और अप्लाइड इसलिए मानते हैं क्योंकि अप्लाइड हम जितने भी इसके कोर वैल्यूज के अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सब हम मानव अनुवंशिकी में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हमको ह्यूमन जेनेटिक्स जो हमको है इनेबल करता है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर और समझ सकते हैं, जिससे इट हाईलाइट्स द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजेस। मनुष्य में पाई जाने वाली बहुत सारी बहुतेरी बीमारियां होती हैं, जिनको अगर हम मानव आनुवंशिकी की दृष्टिकोण के बिना समझेंगे तो वो संभव नहीं है। इसी तरह से ये हमको एक मेडिकल प्रैक्टिसेस जितनी भी हमारे यहाँ पाई जा रही होती हैं कि कैसे उनको इम्प्रूव कर सकें अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए, या ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, इन दोनों की वजह से ही ये पढ़ा जाता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्या क्या इनेबल करता है हमको? पहला तो हमको ये इनेबल करता है कि हम अपने आप को बेहतर से समझ सकें। दूसरा कि ये जितनी भी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है डिजीजेस का, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो कोई भी सेक्स लिंक्ड डिसीज हो, या सेक्स लिंक्ड डिसीज हो, या एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, दोनों को ही ये काउंटर करता है। इसके अलावा ये डेवलप करता है मेडिकल प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से हम और अच्छे से उन बीमारियों को समझ करके उनका निदान कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन की भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। द फील्ड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ये अपने आप में जो फील्ड है वो बहुत बड़ी भी है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही इसके छोर जो हैं वो आप विभेद कर सकते हैं उनमें। ये कई सारे विज्ञान के दूसरे आयामों से मिली हुई रहती है। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका यह मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स जो है बहुत सारी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ में डेवलप हुई है, जिसमें ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इम्यूनोजेनेटिक्स, क्लिनिकल और मेडिकल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फॉर्मल जेनेटिक्स, बिहेवियरल जेनेटिक्स, ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स कुछ ऐसी एक ब्रांच हैं जिसके साथ साथ ह्यूमन जेनेटिक्स डेवलप हुआ है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स की, बायोकेमिकल जेनेटिक्स जनरली जो करता है वो प्रोटीन
एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जितने भी तरह के हमारे प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टडी होता है और कैसे उनका बायोलॉजिकल पाथवे होता है हमारे शरीर के अंदर। उसको समझे ही बिना हम ह्यूमन जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते हैं। इम्यूनोजेनेटिक्स, इम्यूनोजेनेटिक्स क्या होता है? इम्यूनोजेनेटिक्स वह विज्ञान है जो हमारे बहुत सारे प्रोटीन मार्कर्स जितने होते हैं, चाहे वो ट्रांसफेरेंस हो, इम्यूनोग्लोबिन्स हो या हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अन्य तत्व हैं, जिनको पढ़ता है और कैसे उनकी शरीर में आनुवंशिकी होती है, उसके ऊपर विशेष वो अपना प्रयोजन देखता है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स इम्यूनोजेनेटिक्स के बिना भी संभव नहीं है। अगर हम बात करें क्लिनिकल या मेडिकल जेनेटिक्स की, जो कि इसका सबसे बड़ा आयाम है, कोई भी विज्ञान अपने आप में तब तक एक वेलफेयर नहीं दे सकता है जब तक वो हमें किसी तरह से हमारी किसी भी जरूरत को पूरा ना करता हो। आज के समय में मेडिकल जेनेटिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स का सबसे बड़ा पार्टनर है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम देख रहे हैं आज के टाइम में एडवांसमेंट हो रहे हैं जेनेटिक्स में, वो सीधे मेडिकल जेनेटिक्स में बोरो किए जा रहे हैं। जैसे एक सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग पैदा होने से पहले ही अगर हम बच्चे को प्री नेटल और अवस्था में उसकी जांचें करके ये बता सकते हैं कि बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां फ्यूचर में आएंगी, तो माँ बाप के पास ये एक बहुत अच्छा कारण होता है कि यस, ये एक राइट होता है कि वो उस बच्चे को आने दें या नहीं आने दें। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसमें कोई जेनेटिक एनोमली पाई जा रही है, तो हम उसको उसी लेवल पे ही हटा सकते हैं ताकि भविष्य में वो उन बीमारियों से ना जूझे। आगे हम देखें पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसी भी पॉपुलेशन में होने वाले जीनिक परिवर्तन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट होता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक बहुत मददगार होता है हमें मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो है फॉर्मल जेनेटिक्स। फॉर्मल जेनेटिक्स फॉर्मल जेनेटिक्स अपने आप को उसने स्टैटिस्टिक्स और मेंडेलियन परिभाषाओं के बीच तक ही सीमित करके रखा हुआ है, जो उन्हीं को आगे बढ़ाती है। बिहेवियरल जेनेटिक्स, बिहेवियरल जेनेटिक्स एक काफ़ी उभरता हुआ विषय है जिसमें ह्यूमन बिहेवियरल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको वो काउंटर करता है। इसके अलावा है ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो हम इसका देखते हैं 1950 से 60 के बीच में जब क्रोमोसोम की स्टडीज शुरू हुई, तब से साइटोजेनेटिक्स अपने आप में एक बहुत उभर के आया है डिसिप्लिन, और जिसकी वजह से बहुत सारे मानव आनुवंशिकी के विकार आज तक पढ़े जा चुके हैं। इसके अलावा आते हैं डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंटल साइंसेज में किस तरह से जेनेटिक्स का प्रयोग हुआ है। इसी की तरह एक और क्षेत्र है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माको जैसे सब नाम से समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी या दवाओं के क्षेत्र में कैसे जेनेटिक्स का काम हो सकता है, उसके ऊपर ये अपना फोकस करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ह्यूमन जेनेटिक्स का क्या रिलेशन है बाकी अदर दूसरी साइंस और एंथ्रोपोलॉजी के साथ में। अगर हम देखें मानव विज्ञान जिसे हम कहते हैं, मानव विज्ञान और मानव आनुवंशिकी आपस में इनसेपरेबल रिलेशन होता है। इनसेपरेबल इस ढंग से होता है कि जैसे जैसे मानव विज्ञान ने अपने आप में एडवांस स्टेजेस तक पहुंचा है, उसमें ह्यूमन जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ एक रहा है। कह सकते हैं जैसे जैसे रैपिड डेवलपमेंट ह्यूमन जेनेटिक्स में पिछले कई दशक से हो रहे हैं, खासकर साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे फार्माकोजेनेटिक्स और बिहेवियरल जेनेटिक्स,
उसी तरह से और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जेनेटिक्स की वजह से इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे हमारा सेल बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आज भी बहुत तरह के विकार ढूंढे जाते हैं, और वो तभी संभव हुआ है जब हम मानव आनुवंशिकी की मदद लेते हैं उसमें। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के अपने खुद के ही एक बड़ा डिसिप्लिन है और बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं जो हम उसमें एज सच ह्यूमन जेनेटिक्स में बोरो करते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जैसे आप जान सकते हैं पीडियाट्रिक्स एक ऐसा क्षेत्र है तो बाल रोगों के लिए ही विख्यात है। और आज के क्षेत्र में हम बच्चों के, अगर हम किसी भी बीमारी को बच्चों में ही रोक लें तो वो वहीं पे उसको हम निदान उसका कर सकते हैं, जो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें मानव आनुवंशिकी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम देखें कि ह्यूमन जेनेटिक्स और बाकी साइंसेस का बहुत अच्छा सा रिलेशन है, जो बहुत अच्छे इंटरेक्शंस के थ्रू बना हुआ है। There are basic differences in the basic approach between physiology and Mendelian genetics. जैसे कि हम बात अभी किए कि जितने भी हमारे ये विज्ञान के विषय हैं, काफ़ी सारे विषय जो हैं वो फिजियोलॉजी से कंट्रोल्ड हैं। और अगर हम मानव आनुवंशिकी की बात करते हैं तो मानव आनुवंशिकी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स से बोरो किए गए हैं। तो अगर एक बहुत ही बड़ा अप्रोच में डिफरेंस है फिजियोलॉजी और मेंडेलियन जेनेटिक्स में, लेकिन इन दोनों को ही जब साथ रख के हम इनकी पढ़ाई करते हैं तो वो ह्यूमन जेनेटिक्स का एक बहुत अच्छा एरिया बनता है। जबकि हम बात करें किस तरह से ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करता है, मानव शारीरिक विज्ञान जो है, शारीरिक विज्ञान अगर हम देखें तो शारीरिक विज्ञान के बहुत सारे अपने खुद के आयाम हैं, जिसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा एरिया है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इवोल्यूशनरी एरियाज हैं जिसमें ह्यूमन जेनेटिक्स आपस में उस बहुत सारे एरियाज में साथ देता है। जैसे ये डायरेक्टली कंसर्न होता है इवोल्यूशन ऑफ मैन से, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमारा विषय क्षेत्र है वो है इवोल्यूशन ऑफ मैन, और उसके जितने भी डिफरेंशिएशन हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल्स पे हो या मैक्रो लेवल्स पे हो, इन दोनों ही ऑनगोइंग ह्यूमन डिफरेंशिएशन को ये डायरेक्टली कंसर्न करता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, जिस वजह से ह्यूमन जेनेटिक्स का एक बहुत अच्छा रिलेशन है ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी से। It also studies the mechanism of ethnic differentiation, taking micro and macro evolutionary processes furnished by the population geneticist. इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो कि एक तरह से पर्यावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीन पूल पे, इसको स्टडी करता है। इस पे भी ह्यूमन जेनेटिक्स का बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे एक है, अगर हम बात करें फिजिकल पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे एवोल्यूशनरी फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से हम इसको ह्यूमन जेनेटिक्स का रोल देख सकते हैं उसमें। और यही एक डिसाइड करता है कि कैसे ह्यूमन जेनेटिक्स का रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी साइंसेस के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानव आनुवंशिकी का विकास कैसे हुआ है और हिस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है, तो जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो विज्ञान को पढ़ने के क्षेत्र में बहुत सारे एरियाज पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें एरिस्टोटल या अरस्तु की, अरस्तु ने बहुत पहले एक थ्योरी दिया था पैनजेनेसिस का, जो सिंपली हम अगर देखें तो वो इनहेरिटेंस को स्टार्टिंग वहीं से हम मान सकते हैं, जो ये कहती है कि वीर्य जो है
मनुष्य के हर शरीर में बनता है और उनके अंड ग्रंथि के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरे को। जो कहता है कि मानव जो है वो एक इम्पल्स को धारण करता है और फीमेल जो बॉडी होती है वो एक मैटर को धारण करती है, और इन दोनों के सम्मिश्रण से ही एक नए पीढ़ी का विकास होता है। जब ह्यूमन मेल्स इस पे डोमिनेट करता है, तो इम्पल्स इसमें डोमिनेट करता है तो वो मेल्स की तरफ जाता है, और जब मैटर डोमिनेट करता है तो वो फीमेल की तरफ जाता है। ऐसा अरस्तु के सिद्धांत के थ्रू बहुत पहले से आता रहा है। उसके बाद प्लेटो की दूसरी अवधारणा आई है। प्लेटो ने कहा है कि ये जो है दोनों में से किसी भी एक लैंगिक मनुष्य में किसी भी सेक्स को कहते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो भी दोनों से अच्छा हो। ये प्लेटो के हिसाब से है। वहीं और भी बहुत सारे विद्वानों को अगर हम देखें तो मार्केडो ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट अ सीड टू द फ्यूचर प्रोजेनी, कि दोनों ही जो पेरेंट्स होते हैं ये एक बीज के रूप में अपने दान देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर प्रोजेनीज जो है वो आगे बढ़ते हैं या इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह अगर हम एडम्स को देखें तो एडम्स ने भी अपनी बुक में एक वृहद तरीके से इस पे एक प्रकाश डाला है हेरिडिटरी डिसीजेस पे, और कैसे हेरिडिटरी डिसीजेस इंडिकेट करती हैं क्लाइमेट और उसके पड़ने वाले प्रभाव मनुष्य के ऊपर। इसके ऊपर एडम्स ने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से वर्णन दिया है। इसके अलावा अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने 8 वर्षों तक कठिन तपस्या कह सकते हैं कि एक तरह से अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करी है, और उन्होंने जब ये एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो उसको एक नेचुरल साइंस एसोसिएशन था उसके सामने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स रखे, जो कि 3 तरह के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसे पहला कहते हैं प्रभाविता का नियम, अलग अलग करने का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो मेंडल ने 8 सालों में जो भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाए, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम कंट्रोल करें तो उनको अपने हिसाब से हम टर्न अप कर सकते हैं। हालांकि इससे आगे 18 सालों तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, किसी ने भी उनके ऊपर फोकस नहीं किया, और उनकी मृत्यु के 18 वर्षों बाद जो 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे ह्यूगो डी वरीज, वॉन शेमार्क और कार्ल कॉरेंस ने, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रिसर्चेस किए, और उन्हीं नतीजों पे पहुंचे जिन पे मेंडल जो थे वो उसी समय पहुंच गए थे। जो और उन नतीजों को पहुंचते हुए उन लोगों को 39 साल हो गए, मतलब 39 ईयर्स पहले मेंडल वो जो चीज कह के गए थे वो फिर से वही चीज उसी रिजल्ट्स पे पहुंचे। तब दुनिया का ध्यान मेंडल की तरफ गया और उनके एक्सपेरिमेंट्स की तरफ गया कि वो एक्सपेरिमेंट्स भी साइंटिफिकली कितने अच्छे हो सकते हैं, और उनकी वजह से हम ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें ह्यूमन जेनेटिक्स, अगर हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स अगर हम इवोल्यूशन में देखते हैं तो 2 खास नाम हमको, खास खास 2 पैराडाइम देख सकते हैं। पहला है मेंडल का जीन कंसेप्ट, जो भी मेंडल ने बताया था वो किस तरह से आया है, और दूसरा जो है यहाँ पे एक सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम भी लेना काफी उचित रहेगा। फ्रांसिस गाल्टन जो कि पेशे से एक स्टैटिशियन थे, एक तो उनका रोल काफी अच्छा देखा गया है बायोमेट्रिक अप्रोच में। उनका जो बायोमेट्रिक अप्रोच था वो काफी फायदेमंद रहा है ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए, और उन्होंने अपने स्टूडेंट उनके थे कार्ल पियर्सन के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट्स के मॉडल दिए हैं कि कैसे ह्यूमन प्रोजेनीस को और बेहतर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, खरगोश के ऊपर किए हैं, जिसके
बाद में उन्होंने स्टैटिस्टिकली दिखाया है कि कैसे ह्यूमन को भी इसी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट अगर हम देखें, जेनेटिक थ्योरी एंड एडवेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो हमको ये एक मेंडल का पैराडाइम जो है उसके ऊपर इसका दिखता है कि कैसे जेनेटिक थ्योरी मेंडल के ऊपर आई है, और अप टू द लेवल ऑफ 1960 में जब तक ह्यूमन क्रोमोसोम पे रिसर्च होने शुरू नहीं हुए, तब तक मेंडल का प्रभाव काफी रहा। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें तो गाल्टन बायोमेट्रिक का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा है ह्यूमन डेवलपमेंटल रिसर्चेस पे। गाल्टन ने क्या किया था? गाल्टन ने आउटलाइन कर दिया था डिफिकल्टीज ऑफ कि मानव को सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया जा सकता है ह्यूमन जेनेटिक्स में। इसके ऊपर गाल्टन ने काफी काम किया था। अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली बहुत तरह के दुष्परिणाम हैं अगर ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट लेबोरेटरी में यूज किया जाए। जैसे ह्यूमन को एज एन ऑब्जेक्ट अगर हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? मा, मानव की जो अनुवंशिकी है उसको पढ़ने के लिए हमको उसकी कई जनरेशन्स को पढ़ना पड़ेगा, जो एज अ ह्यूमन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? हम उससे पहले का तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करके हम अपने आगे की प्रोजेनीज पढ़ना चाहें तो वो भी हमारे बराबर ही साल लगाएंगी। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम उतने ही साल तक रुक के उनकी प्रतीक्षा करें। दूसरा, क्योंकि मानव को एक ही तरह से लेबोरेटरी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे नॉर्म्स, उसके ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे दूसरे को एरियाज को प्रभावित करता है, जिस वजह से ह्यूमंस को हम लेबोरेटरी में रख के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, मानव का जो उसका लाइफ स्पैन है वो उतना है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट अलाउ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि 70-80 साल तक किसी एक ही ह्यूमन पे हम काम करते रहें, फिर उसके प्रोजेनीज पे काम करें, तो ये हमें सालों लगा देगा किसी भी एक नए निष्कर्ष पे पहुंचते हुए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी वजह से बहुत सारी कह सकते हैं डिफिकल्टीज आई गाल्टन को ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो उन्होंने आउटलाइन की हैं अपने सब्जेक्ट्स पे, कि क्यों आखिर हेरिडिटरी स्टडीज को ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये जो ट्रांसमिशन होते हैं, जितने भी लक्षण हैं, कैसे ये माँ बाप से उनके बच्चों में जाते हैं। तो गाल्टन ने एक बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया था, इसको कहते हैं यूजेनिक्स। हिंदी में उसको कहते हैं सुजननिकी। सुजननिकी का एक ग्रीक टर्म है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह से पैदा होना, या इसका इंग्लिश में कहते हैं वेल बॉर्न। इसका एक मतलब है यूजेनिक्स का। और 1883 से 1904 1906 तक गाल्टन ने इस पर बहुत काम किया था। और ये कहा जाता है कि गाल्टन ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किए थे। कि उनका जो मेन एरिया था वो ये था कि कैसे सेलेक्टिव या चयन के द्वारा हम अच्छे मानवों को उत्साहित कर सकते हैं जनन करने के लिए, और कैसे हम उन मानवों को रोक सकते हैं जिनमें किसी भी तरह की बीमारी है या जो हमारे चयन के हिसाब से खराब हैं, उनको हम कैसे जनन करने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं। ये यूजेनिक्स का एक मेन कंटेंट है। तो ये एक ऐसा साइंस होता है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ अ रेस, कि हमारी जो भी रेस की जो भी क्वालिटी हैं वो कैसे हम इसको और अच्छी कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, नाजी एरिया, जब उसमें नाजी एरा चल रहा था, तो नाजी उस टाइम में गाल्टन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो ये बताते थे कि वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग किए गए हैं ह्यूमन स्पीशीज का, और जिसकी वजह से गाल्टन को बहुत ख्याति मिली थी उस समय। तो उनका जो ड्रीम था वो ये था कि इस सेलेक्टिव इंजीनियरिंग के द्वारा ह्यूमन हेरिडिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या ह्यूमन रेस को यहाँ से भी कैसे और ज्यादा आगे अच्छा ले जा सकते हैं।
और 20वीं सेंचुरी तक आते आते ह्यूमन जो यूजेनिक्स था ये हमारे विज्ञान के बहुत सारे और एरियाज को इफेक्ट करने लगा था, जिसमें मैरिज, चाइल्ड बियरिंग और उसके अलावा क्रिमिनलिटी भी एक एरिया था जिसको इसने बहुत इफेक्ट किया था। फ्रॉम इमिग्रेशन से लेके जितने भी हेल्थ केयर के सेक्टर हैं उन सबको भी इसने कहीं ना कहीं इफेक्ट किया था। यूजेनिक्स जो साइंस था वो गुड ब्रीडिंग का साइंस था, कैसे हम अपनी रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सिर्फ ये वहीं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक मूवमेंट या आप कह सकते हैं एक आंदोलन बन गया था उस समय कि कैसे हम अपनी रेस को अच्छा कर सकते हैं और जो खराब रेस है उसको हम वहीं पे रोक सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स का देखें तो ह्यूमन जेनेटिक्स का जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट है वो इसके अलावा बायोकेमिकल जेनेटिक्स के एरियाज में दिखता है। बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या करता है, ये हेरिडिटरी यूनिट्स को केमिस्ट्री और कैसे वो फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स में, उसके ऊपर मेन फोकस करता है। तो अगर हम देखें इसके परिभाषा के तौर पे तो ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स जो है इट्स डिफाइंस हेरिडिटरी यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के एरियाज पे। तो अगर हम क्लिनिकली इसका बहुत सारा इफेक्ट है, क्लिनिकली और बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल जेनेटिक्स ये जो हैं आपस में काफी इंटरमिंगल्ड हैं। तो ये जो होते हैं ये डील करते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीजेस या जितने भी ऐसे विकार हैं जो हमारे उपापचय की क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं। और इनबॉर्न एरर्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पैदा होते के समय ही उनको विकार बहुत सारे डॉक्टर्स को ध्यान में आते हैं। तो इन एरियाज में बायोकेमिकल जेनेटिक्स बहुत अच्छा काम करता है। दीज आर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स दैट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और इनमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सिंगल जीनिक ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल जीनिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम मल्टीपल नंबर्स ऑफ जीन्स अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम मेटाबॉलिक पाथवे के रूप में पढ़ते हैं, जो ह्यूमन जेनेटिक्स का एक दूसरा एरिया है। इन सम इंस्टेंस क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स के, कई बार वो बड़े होने तक सामने नहीं आ पाते हैं, हालांकि वो पैदा होते समय ही रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेलिएक डिसीज की, तो सेलिएक डिसीज एक ग्लूटेन से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के पैदा होने के समय के साथ में ही शुरू हो जाती है, बट वो सामने कब आती है, जब तक आपकी एज 30, 35 या 40 एज नहीं आ पाती है तब तक उसके सारे लक्षण जो हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। उसी तरह की वो जो डिसीज है वो मल्टीपल एक जीन्स की डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा हम दूसरे बात करें तो एक और एरिया है साइटोजेनेटिक्स, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है वॉल्टर एस सटन का। वॉल्टर एस सटन अगर हम बात करें तो उन्होंने 1902 में प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जो ये बताती है कि बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी और जो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये थ्योरी आने के बाद सटन, बावेरी का बहुत सारे नाम रहते हैं हमारे जगह जब भी हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं। सटन डिस्कवरी बॉट द टर्म साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो अभी तक क्या होता था, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को अलग अलग परिभाषा के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ सटन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इन दोनों टर्म्स को मिला के एक और नए विषय की नींव रखी गई जिसको साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। तो साइटोजेनेटिक्स भी अगर हम देखें तो ह्यूमन जेनेटिक्स से ही निकला हुआ एक ऐसा एरिया है जिसने मेडिकल जेनेटिक्स में बहुत बहुत वेलफेयर का काम किया है। द फिजिकल बेसिस फॉर दिस लॉ ऑफ हेरिडिटी इज टू बी फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। ये जो था एक मूल वाक्य था क्या, कि जितनी भी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं हेरिडिटी की ये कहाँ पे मिलेंगी, क्रोमोसोम्स में इनबिल्ट मिलती हैं। और क्रोमोसोम्स की स्टडी के द्वारा ही हम
साइटोलॉजी और साइटोलॉजी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं। सो knowledge of cytology is absolute necessary for the understanding of principle of genetics, जिस वजह से प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स पढ़े बिना हम साइटोलॉजी की नॉलेज नहीं गेन कर सकते। द स्टडी ऑफ साइटोजेनेटिक्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ मेथड्स, जैसे 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 इसका इम्प्रूवमेंट होता गया वैसे वैसे साइटोजेनेटिक्स ने बहुत सारे अपने मेथड्स भी इम्प्रूव किए, जिसमें एक मेथड है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइपिंग होता है कि जितने भी बॉडी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 प्लस 1 पेयर, 22 जोड़े जो होते हैं वो एक्स वो होते हैं, सॉरी 22 जोड़े प्लस एक जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। इसी को हम 22 जोड़े भी कह सकते, 23 जोड़े भी कह सकते हैं और 46 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इनका जब हम टाइपिंग करते हैं तो इसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, और हम एक एक क्रोमोसोम को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द कंप्लीट क्रोमोसोम सेट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या है कि हम एक इंसान में मौजूद सारे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको सेट को पढ़ने को हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं मेथड हैं, जैसे फिश बकल स्मेयर सेक्स क्रोमेटिन जिसको आता है, ड्रमस्टिक बॉडी न्यूट्रोफिल्स में पढ़ी जाती हैं, और भी बहुत तरह के मैटर्स होते हैं जो हम साइटोजेनेटिक्स का पार्ट होते हैं। और साइटोजेनेटिक्स की वजह से हम बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज स्टडी कर सकते हैं ह्यूमंस में, जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स का एक इनबिल्ट एरिया है। इसके अलावा अगर हम सबसे बड़े एरिया की बात करें कि कौन सा एरिया है जो ह्यूमन जेनेटिक्स में सबसे बड़ा है, तो वो क्लिनिकल जेनेटिक्स या मेडिकल जेनेटिक्स कहलाता है। मेडिकल जेनेटिक्स जो कि अपने आप में इतना वृहद हो चुका है आज के टाइम में, जो अब बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आप एक एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट देख सकते हैं जो मेडिकल जेनेटिक्स के नाम से होता है। ये करता क्या है? इट इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ बेसिक जेनेटिक नॉलेज इन मैनेजिंग पेशेंट एंड कैरियर ऑफ जेनेटिक डिसीजेस। ये अगर हम देखें इसमें, तो जितनी भी तरह की जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उसको कैसे पेशेंट में मैनेज कर सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ बेसिक जेनेटिक्स। ये बेसिक जेनेटिक्स की जितने भी हमारे मेथोडोलॉजी होती हैं उनका इस्तेमाल करके हम पेशेंट में जो भी जेनेटिक डिजीजेस पाए जा रहे हैं उनमें उनके बाय द एनालिसिस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस जिसे कहते हैं, कि उनसे पहले कौन सी हो रही हैं, और उनके जो भी उनका पार्टनर है, दो पार्टनर्स की आपस में स्टडी करके कि उनको कौन कौन सा प्रोफाइल उनका बीमारियों का है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में आने वाले बच्चे में कौन सी हम एबनॉर्मलिटी अभी से हम बता सकते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है क्लिनिकल जेनेटिक्स का। उसके अलावा द प्राइम चैलेंज इन क्लिनिकल जेनेटिक्स प्रैक्टिस इज टू अटेन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस। जो सबसे बड़ा एरिया है इसमें कि कैसे एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि आने वाले बच्चे में कोई एक सर्टेन जेनेटिक डिसीज हो सकती है, जिसमें मेडिकल प्री डायग्नोसिस बहुत सारे तरीके से होती हैं, जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है। जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स का हेल्प लेके ये देख सकते हैं, हर दोनों पेशेंट्स की एक प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं और आपस में विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेक्निक्स कि कौन सी आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारी के लक्षण जा सकते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे मेन कोर एरिया है क्लिनिकल जेनेटिक्स का। द डायग्नोस्टिक्स माइट बी कंफर्म्ड वाया स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। इसमें साइटोजेनेटिक स्टडीज फॉर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, म्यूटेशन एनालिसिस हो सकती हैं फॉर सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, एंड बायोकेमिकल एसेज फॉर मेटाबॉलिक एरर्स।
ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो डायग्नोस्टिक करके ये बता सकती हैं कि आने वाले जो भी प्रोजेनीज हैं उसमें किस तरह की जेनेटिक डिजीजेस बियर कर सकता है, जिसको हम उसी लेवल पे ही आके खत्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, clinical classification of genetic disorders delineate 5 major distinct disease category। अगर हम देखें तो इनको 5 distinct categories में रखा गया है जो clinical disorders में देखी जाती हैं। पहली, chromosomal aberrations। दूसरी, congenital malformations। तीसरी, inborn error of metabolism। चौथी, mitochondrial disorder। बाकी पांचवी जो है वो है सिस्टमैटिक जेनेटिक सिंड्रोम, या कह सकते हैं सिस्टम स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज भी एक होती है जो हम इसमें देख सकते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर, सेल डिवीजन के टाइम में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग ओवर के समय जो भी नया नया बनता है लिंकेज, उसमें कोई एक पार्ट मिसिंग हो जाता है जिसको क्रोमोसोमल एब्रेजन कहते हैं, जिसकी वजह से जब वो रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी एनोमली वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रोटीन कोडिंग है वो अलग तरह की है, जिस वजह से उसमें कई सारे शारीरिक विकार देखने में आ सकते हैं, जिसको अगर हम उसी लेवल पे पकड़ सकते हैं तो ये क्लिनिकल जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। दूसरा है कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस। कई बार पैदा होने के साथ में ही बहुत सारे एनोमलीज लेके बॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जिसको हम जेनेटिक्स और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स की हेल्प से अगर हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं कि आगे बढ़ने ना दें और उसका निदान वहीं पे किया जा सके, तो ये वेलफेयर के टर्म्स में बहुत अच्छा काम है जो ह्यूमन जेनेटिक्स करता है। आगे हैं इसके इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कई बार बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे सेलिएक डिसीज, या कई सारे और भी हैं जो बॉडी में होते हैं। उन एरियाज में भी क्लिनिकल जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स या सिस्टमिक जेनेटिक सिंड्रोम्स। कई बार बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें एक सिस्टमैटिक सिंड्रोम देखने में आता है, जिसको जो कोई भी सिंड्रोम जो होता है वो किसी भी खास पॉपुलेशन में कोई खास कॉम्बिनेशन या उत्परिवर्तन की वजह से, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आ जाता है, जिसको हम जेनेटिकली स्टडीज की वजह से वहीं पे पकड़ सकते हैं और उसका निदान किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस पाई जाती हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिविजुअल ऑर्गन्स को, स्पेसिफिक सेल लाइंस को, और जिनको हम प्रीनेटल डायग्नोसिस के द्वारा वहीं पे पकड़ सकते हैं और उसको रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा क्लिनिकल जेनेटिक्स के अलावा कि अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स का रोल देखें तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ में इसका बहुत बड़ा एक नाता जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ में आता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स अपने आप में एक बहुत वृहद एरिया है जिसको कवर किया जा सकता है। Population genetics is the branch of genetics that deals with the evolutionary change in population of organism। कोई भी पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स के जो पॉपुलेशन होते हैं उसमें जो इवोल्यूशनरी चेंज होता है, इवोल्यूशनरी चेंज कैसे, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो इवोल्यूशनरी चेंज आता है ह्यूमन में, जिसका हम मैथमेटिकली अगर मॉडल में उसको, या ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज जो इवोल्यूशनरी की हैं, जिसमें P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1 जो कि हार्डी एंड विनबर्ग लॉ कहलाता है, उसके थ्रू हम देखते हैं, जिसमें कि एनवायरमेंटल इफेक्ट जितने भी होते हैं अगर हम उसको कांस्टेंट कर दें तो हम अपना जितना भी डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कहलाती है। तो it deals with changes within a species over relatively short intervals of time। अगर हम देखें तो किसी भी स्पीशीज में बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अफेक्ट करती है।
typically the order of a small number of generation. हालांकि क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में हम बहुत सारे जनरेशन्स को लेकर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल बेसिस पे हम इसमें बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन्स. दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इवोल्यूशन. इस तरह के जो छोटे छोटे चेंज होते हैं जो जनरेशन्स में बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन. और दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन चेंज जो होते हैं वो कंट्रास्ट करते हैं मैक्रो इवोल्यूशन, जो कि एक बड़े लेवल पे होता है, जो फोकस करता है किसी भी स्पीशीज के इवोल्यूशन में और उसके हायर लेवल या हायर जेनरा और फैमिलीज को इफेक्ट करता है. और जी जब जो बात इससे कर रहे हैं, ये मैक्रो इवोल्यूशंस होते हैं. And typically it deals with the geological time scales ranging from 1,000 to million of years. जहाँ तक कि हम जो माइक्रो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, माइक्रो इवोल्यूशंस हमें जितने भी होते हैं, हमें एक पीढ़ी से दो पीढ़ी के अंतराल में ही दिख जाते हैं. लेकिन जब मैक्रो इवोल्यूशंस की हम बात करते हैं तो वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट अगर एक लंबे अरसे में देखा जाए, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखते हैं, तो कई हजार साल पे हमको ऐसा इवोल्यूशन आराम से देखने में पकड़ में आ सकता है. पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों को डील करता है, जिसमें चेंजेस इन जेनेटिक वेरिएशन ओवर टाइम एक है, जेनेटिक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो कितनी जेनेटिक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज किसी भी एक टाइम पीरियड में दिख रही हैं, इसको भी डील करता है. There are two ways of looking at genetic variation: is the variation within populations and variations between populations. अगर हम बात करें जेनेटिक वेरिएशंस की, तो दो तरह से हम जेनेटिक वेरिएशंस को देख सकते हैं. पहला है जेनेटिक वेरिएशंस विद इन पॉपुलेशंस, की एक किसी पॉपुलेशन में कितने तरह का जेनेटिक वेरिएशंस हमको दिख रहा है. दूसरा अगर हम बात करें वेरिएशंस बिटवीन पॉपुलेशंस, की किसी दो तरह की पॉपुलेशंस के आपस में कितने डिफरेंसेस हैं. इन डिफरेंसेस को भी हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है बहुत अच्छे से डील करता है. द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स हैज रेलेवेंस टू मेनी क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन बायोलॉजिकल वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन. ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स की ब्रांच है, इसने आज तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं विच इज रिलेटेड टू कि ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको आंसर्स हमको बहुत अच्छे से मिल पाए हैं विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हम लोग इसीलिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले कराते हैं, और कह सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया है जो ह्यूमन जेनेटिक्स कैरी करता है. नेक्स्ट इज जो हम बात कर सकते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स का रोल, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बात करें तो बहुत इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट, कि कैसे ह्यूमन जेनेटिक्स ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर पाया. ह्यूमन जीनोम जो अपने आप में बहुत वृहद जीनोम है. जीनोम बात करें हम तो 20 से 25,000 जीन्स ऑन एन एवरेज कहा जाता है ह्यूमन डीएनए के अंदर होता है, जिसको पढ़ पाना किसी एक इंसान के पूरे बस की बात नहीं है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो आइडिया आया वो बहुत एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस थे बहुत सारे साइंटिफिक ग्रुप्स के, कैसे ह्यूमन जीनोम्स में एक पढ़ा जाए. क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे साइंटिफिक ग्रुप्स अलग अलग रिसर्चेस कर रहे थे ह्यूमन जीनोम्स के ऊपर और वो उसको पढ़ रहे थे, बट जो उनके कंक्लूजन आ रहे थे वो काफी हैफहजर्ड थे, क्योंकि वो एक दूसरे, कई सारे कंक्लूजन ऐसे थे जो एक ही तरह से आ रहे थे, कई लोग एक ही जीन के ऊपर पढ़ रहे थे. तो कई सारे साइंटिफिक कम्युनिटीज ने कंसोर्टियम बनाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, सोचा और ये सोचा कि जिसे बात करें ह्यूमन यूक्रोमैटिन, तो जितना भी यूक्रोमैटिन है कैसे उसके पूरे न्यूक्लियर जीनोम को पढ़ा जा सके. अगर हम देखें तो ह्यूमन जीनोम जो यूक्रोमैटिक जो रीजन है
वो 92.1% होता है ह्यूमन जीनोम का, और रिमेनिंग जो 7.9% होता है वो हेट्रोक्रोमेटिक होता है रीजन, और उसमें सेंट्रोमियर्स और टेलोमियर्स होते हैं, जिनकी स्टडी एक डिफरेंट स्टडी है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटीज ने आपस में साथ में आके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एक अवधारणा रखी, और जिसमें मेजर कई सारे रोल्स प्ले किए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस, और वेलकम ट्रस्ट जो है यूके का, फ्रांस का, चाइना का, इन चार पांच कंट्रीज ने आपस में साथ में आके फंडिंग किया, और 1990 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर हम बात करें, इट वाज एन इंटरनेशनली साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। उनका सीधा से एक था कि उस पूरे को कोडिफाई करना, ह्यूमन जीनोम को, जो भी ह्यूमन में पाया जाता है, एंड ऑफ आइडेंटिफाइंग, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम फ्रॉम अ फिजिकल एंड अ फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। कि फिजिकल और फंक्शनल जो भी स्टैंड पॉइंट हो सकता है, उसकी दृष्टिकोण से कैसे हम पूरे जीनोम को कोडिफाई कर सकते हैं। ये 1990 में स्टार्ट करके, और इसको टारगेट दिया था 2003 तक सबमिट करने का, और आज भी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट कहलाता था। और ये इट वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीट ऑन 14 अप्रैल 2003 को इसको पूरा पब्लिश करके इसको कंक्लूड किया गया था, और लगभग इट इंक्लूड्स अबाउट 92% ऑफ द जीनोम। ये करीब 92% जो जीनोम वेब से हम लोग बात कर चुके हैं, यू क्रोमेटिक रीजन जो होता है, उसको पूरा इसने सीक्वेंस करके कोडिफाई करके डेटाबेस में डाला, जिसकी वजह से आज हमको बहुत सारे मेजॉरिटी के जितने भी डिजीज होते हैं, हम उसमें से वहीं से हमको सारा डेटाबेस मिल जाता है। और अभी भी रिमेनिंग जो 7.9% है, उसके ऊपर बहुत तरह से रिसर्चेस किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ये करीब 20 से 25,000 जो जीन्स होते हैं ह्यूमंस में, सबको पूरा इसने कोडिफाई किया। और इसके मेजर जो इम्प्लीकेशंस थे वो क्या थे? टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। जो हमारे बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, करीब 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स होते हैं, इनको पता करना और इनका सीक्वेंसिंग करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन था कि क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले हमको इस प्रोजेक्ट से, उसको हम अपने डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकें और अपने टूल्स को इम्प्रूव कर सकें, इसकी पूरी डेटा की एनालिसिस करने के लिए। ये भी एक इसका एक कारण था क्यों एचजीपी हुआ था। इसके अलावा टू ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम इस पूरी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर बेटर ह्यूमन वेलफेयर, एंड to address the ethical, legal and social issues that may arise from the project। और प्रोजेक्ट के जो भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकें। क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन अपने आप में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसे ह्यूमन क्लोनिंग हो सकती है। ह्यूमन क्लोनिंग एक में अपना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया रहा है, जो ह्यूमन, आप कह सकते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स का एक लिमिटेशन है। ह्यूमन जेनेटिक्स के बहुत सारे अपने आप में लिमिटेशंस में से एक है ह्यूमन को कैसे आप लीगल और एथिकल इश्यूज में बाइंड किए बिना उस पर कैसे स्टडी किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग ने लिमिटेशंस की उसमें बात कर रहे थे, तो लिमिटेशंस में हमने देखा कि ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट आप लेबोरेटरी में यूज नहीं कर सकते हैं। यही ह्यूमन जेनेटिक्स का एक लिमिटेशन है, जो हमें ये बताता है कि why human genetics studies is very important in the coming era. Thank you.